नमस्कार, स्वागत है बच्चों आपका गैलेक्सी क्लासेस पर, जहाँ पे हम आपकी जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के, उसके जो परीक्षा में आए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सॉल्व कर रहे हैं जिस प्रश्न पत्र में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम उम्मीद इस बात की करते हैं कि जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें बेहतर से बेहतर ये आधार बन सके कि आपको तैयारी करनी कैसे है। क्योंकि जब भी हम किसी पेपर को सॉल्व करके आपको बताते हैं, उसका उद्देश्य होता है कि कैसे आगामी परीक्षाओं में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे आप ये समझ सकते हैं कि परीक्षा जो आगामी आएगी वो इन्हीं तरह के प्रश्नों से बनी होगी, जिससे आपका परीक्षा और सुगम हो जाएगा। तो बहुत देर न करते हुए हम सीधे बात करेंगे अपने इस परीक्षा में, जो कि आपके इस बार वर्दी पक्की। जब भी हम इस बात को कहते हैं, हमारा उद्देश्य यही है कि जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं या जो भी पुलिस कांस्टेबल या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों को अपने उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए। और वो तभी होगी जब हमें पता होगा कि हमें कैसे और किस तरह से अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व अगर हम सही से कर लें तो अधिकतम प्रश्नों के पाने की गुंजाइश बढ़ जाती है। मैं हर बार कहती हूँ कि हिंदी का जो अधिकतम अंक है वो आपको कहीं ना कहीं ग्राफ में ऊपर कर देता है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर प्रश्न आते हैं, चाहे वो विलोम से हो, चाहे वो मुहावरा हो, चाहे वो शब्दार्थ हो, चाहे वो आपका संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण या फिर अभिकारी शब्द हो, समास हो, संधि हो, उसको हम कैसे उसके साधारण नियमों के साथ ध्यान रखें, याद रखें और हम उन प्रश्नों के सही सही उत्तर दे सकें। क्योंकि हिंदी, आपको मैं हर बार कहती हूँ, 80% हिंदी हर बच्चे को आती है। सिर्फ 20% व्याकरण के नियमों को उसमें डालना होता है, सामान्य हिंदी के, और हम उन नियमों को ध्यान देते हैं, अनदेखी नहीं करते हैं, तो हम हर प्रश्न के पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब 37 प्रश्नों की बात होगी तो उन 37 प्रश्नों में जितने अंक होंगे वो सही उत्तर से आपको मिलने वाले हैं। तो हम तैयारी करेंगे कि उस सही उत्तर को हम जान लें, तो और कुछ इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमारा गैलेक्सी क्लासेस इसी बात की श्योरिटी आपको देता है कि कैसे वो विकल्प के 4 में से जो एक इकलौता आपका उत्तर है उसको आप जान सको, उसको निकाल सको और अपने अंकों को प्राप्त कर सको। तो सीधे आते अपने प्रश्न पत्र पर कि कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। तो आपके सामने देखिए, पहला जो प्रश्न है वो आपके समक्ष है कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। अब देखिए, हर बार जब भी आपके पास ऐसे शब्दों से प्रश्न बने हुए आएंगे, जब भी ऐसे प्रश्न होंगे, तो आपको ध्यान क्या देना है, हम सीधे उस प्रश्न को, उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे। क्योंकि जिस लिंग का आपका शब्द होता है, उसी से उसकी क्रिया की पहचान, उसकी क्रिया भी वैसी आती है। और अधिकतम शब्दों के साथ मैं हमेशा कहती हूँ वाक्य में प्रयोग करिए। आप जैसे ही वाक्य में प्रयोग करेंगे, आपको आपके प्रश्न का सही उत्तर, कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, आपको मालूम चल जाएगा। अब देखिए, सबकी इच्छा होती है कि वो उत्तीर्ण हो जाए। जब मैंने बोला कि सबकी इच्छा होती है, तो यहाँ पे एक बात देखा आपने कि इच्छा के साथ होती है, स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग आपने वाक्य में कर दिया, तो आपने देखा कि यह शब्द स्त्रीलिंग का है, पुल्लिंग नहीं है। तुरंत वाक्य में प्रयोग करिए। इसके बाद रक्षा, देश की रक्षा की जाती है, किया जाता नहीं है, है ना। तो रक्षा की जाती, जैसे मैंने वाक्य बोला, आपने देखा कि क्रिया उसी अनुरूप है, तो ये शब्द भी हमारा स्त्रीलिंग है। ये आपके प्रश्न का सही उत्तर नहीं है, क्योंकि कौन सा पुल्लिंग है, इसका मतलब 3 शब्द स्त्रीलिंग के हैं और 1 शब्द पुल्लिंग का है। फिर हम जाते हैं राष्ट्र पे। राष्ट्र जो शब्द है, आप जानते हैं राष्ट्रभक्ति के आधार पे हम व्यक्तियों को देखते हैं किसमें कितना है। अब तो राष्ट्र जो शब्द है वो, और योग्यता शब्द है वो, क्योंकि 2 शब्द आपको स्त्रीलिंग के मिल चुके हैं, आपके पास विकल्प में 2 शब्द हैं, उन दोनों शब्दों में से आपको देखना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। क्योंकि 2 जब स्त्रीलिंग के हो गए, तो इन दोनों में से एक शब्द स्त्रीलिंग का और एक पुल्लिंग का है। तो कितनी योग्यता होती है परीक्षा में फॉर्म डालने की। जब आप ऐसे प्रश्न को बनाओगे, वाक्य में प्रयोग करोगे, तो देखोगे योग्यता शब्द भी स्त्रीलिंग का है। और राष्ट्र प्रेम के लिए भागीदारी जो होता है, वो लोगों को आगे बढ़ाता है। राष्ट्र शब्द हमेशा पुल्लिंग शब्द के रूप में प्रयोग होता है, तो आपको आपका सही उत्तर मिल जाता है। ट्रिक यही लगानी है, जब भी इस तरह के प्रश्न होंगे, आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे ही आप उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करेंगे, सही उत्तर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आपका सही उत्तर कौन सा है, पहले का बी, राष्ट्र शब्द हमारा क्या है, पुल्लिंग शब्द है, बाकी तीनों स्त्रीलिंग के शब्द हैं। दूसरे प्रश्न में पूछा गया था आपसे कि किस शब्द का प्रयोग
सदा बहुवचन में होता है? अब आपके सामने चार विकल्पों में से एक सही उत्तर है। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं आप लोगों से हर बार हम यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पाठ्य सामग्री पाने के लिए आपको मात्र इतना करना है, सब्सक्राइब चैनल करना है, शेयर करना है और साथ ही साथ हमें कमेंट में ये बताना है कि आप जो सीख रहे हैं वो कितना आपके परसेंटाइल को बढ़ा रहा है, प्रतिशत कितना बढ़ रहा है। तो कमेंट करते रहिए, प्रश्नों का उत्तर देते रहिए, जिससे आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। अब यहाँ पूछा गया कि किस शब्द में बहुवचन का प्रयोग सदा किया जाता है, वो शब्द कौन सा है। अब यहाँ देखिए बच्चों, लड़का शब्द, जब पढ़ते हैं, जब हम पढ़ाते हैं आपको, तो हर बार बताया है कि जिन शब्दों में विकार हो लिंग वचन के कारण वे सब विकारी शब्द होते हैं। तो संज्ञा शब्द विकारी होता है, सर्वनाम शब्द विकारी होता है, क्रिया शब्द विकारी होता है और विशेषण शब्द विकारी होता है। तो अगर हमें इतनी पहचान है तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उनमें से किन शब्दों का प्रयोग हम एक ही रूप में करते हैं? तो लड़का लड़के होता है, लड़कों होता है, इसका मतलब इसका प्रयोग ऐसे ही नहीं होता है, तो ये उत्तर हमारा नहीं होगा। घोड़ा घोड़े घोड़ों, इसका प्रयोग होता है, बहुवचन में रूप बदलता है। वधू वधुएं वधुओं, ये प्रयोग होता है। लेकिन जो प्राण शब्द है ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। प्राण पखेरु उड़ गए, यहाँ पे हर बार यही आपको सिखाती हूँ, हर बार यही कहती हूँ कि जब भी इस तरह के संशय वाले प्रश्न हो आपको वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग, आपका उत्तर आपके सामने। तो बहुवचन में प्राण शब्द का हमेशा प्रयोग होता है। अनेक शब्द हमेशा, अनेकों कभी नहीं होता है, अनेक शब्द होता है जो हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो हमें सही उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए पूछा गया है कि ने किस कारक का चिन्ह है। अब ने क्या है? कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह कौन से होते हैं? जिनको हम परसर्ग भी कहते हैं, जिनको हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। कारक हमारे 8 होते हैं, जिसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन, इनकी हम बात करते हैं। तो इनके जो चिन्ह होते हैं वही चिन्ह परसर्ग कहे जाते हैं, वही विभक्ति चिन्ह कहे जाते हैं। तो यहाँ पूछा है कर्ता किस का चिन्ह है? तो कर्ता है, करण है, कर्म है, संप्रदान है। आप जानते हो कर्ता ने, कर्म को, तो जैसे ही आपने कर्ता बोला आपको अपने का उत्तर सही मिल गया। तो आपको तुरंत, कर्ण क्या होता है? साधन के लिए प्रयोग होता है, से के अर्थ में प्रयोग होता है। तो हम इन शब्दों को जानते हैं, तो हम इन शब्दों का उत्तर हमेशा याद रखना है, कारक चिन्हों को किस कर्ता के साथ, किस कारक के साथ कौन सा चिन्ह लगता है। तो ने लगता है कर्ता के साथ, कर्म के साथ को लगता है। चलिए अब पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है। क्या घर सर्वनाम है? तो आप जानते हो सर्वनाम कितने होते हैं? 11, और जो कि 6 भागों में बांटे गए हैं। तो घर हमारा क्या है? घर संज्ञा है। कौन सा संज्ञा? ये जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। नदी क्या है? आपका जातिवाचक संज्ञा है। इसको हम बदल देते हैं तो संज्ञा का रूप वचन और बहुवचन में बदल जाता है। आप कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम होता है। अपने आप काम कर लो, अपने आप उसने कर लिया, तो ये आप शब्द निजवाचक सर्वनाम होता है और कहीं कहीं कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है। तो ये आपका यहाँ पे सर्वनाम इस शब्द में कौन सा है? आप है। बाकी शब्द संज्ञा शब्द हैं। सर्वनाम जो संज्ञा शब्दों के स्थान पे प्रयुक्त किए जाते हैं, तो ये शब्द कौन सा है? आप। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? विशेषण कौन से होते हैं? जो कर्ता, जो कार्य को करता है, जो क्रिया को करता है, उसकी विशेषता को बताते हैं, वो शब्द विशेषण होते हैं। जो शब्द किसी विशेषता को बताएं। आप सब बच्चे बहुत शांत हैं, तो आपकी विशेषता क्या है? शांत रहना। अगर मैं कहूँ कि आप सब बच्चे बहुत लंबे हैं, आप सब बच्चे बहुत छोटे हैं, संख्या दूसरे क्रम पे बैठा हुआ बच्चा बहुत तेज है, तो मैं आपके विशेषण को बता रही हूँ। यहाँ पूछा गया है कि कौन सा विशेषण है? लंबाई। अगर ये लंबा शब्द होता तो ये हो जाता विशेषण, लेकिन ये लंबाई शब्द है। आपको मैंने बताया था कि विशेषण शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो लंबा शब्द विशेषण है और लंबाई क्या हो गई? उसके भाववाचक, किसी की अवस्था, किसी की स्थिति के बारे में बात की जा रही है, तो ये यहाँ पे रूप बदल जाएगा। तो ये विशेषण नहीं है। समझ, बुढ़ापा और शांत, तो समझदारी होता, समझदार होता तो विशेषण होता, बूढ़ा होता तो विशेषण होता, लेकिन बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे शांत शब्द आपका सही उत्तर है। डी आपके प्रश्न संख्या 5वें का सही उत्तर है
डी। उस पर सही शुरू हो गया है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपकी पूछा गया है प्रेरणार्थक क्रिया। जब हम बात करते हैं कर्म के आधार पे तो क्रिया कौन कौन सी होती है आप जानते हैं। क्रिया होती है सकर्मक और अकर्मक। जहाँ कर्म अवस्थित होता है वो सकर्मक होती है, जहाँ कर्म नहीं होता है वहाँ पे अकर्मक होती है, जहाँ पे दो कर्म होते हैं द्विकर्मक होती है। तो ये हमने कर्म के आधार पढ़ा था। यहाँ पूछा गया है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मैं आपसे कह के कोई कार्य कराऊं, मतलब मैं आपको प्रेरणा दूं कार्य करने के लिए। तो आप पढ़ते हो तो अध्यापक बच्चों से पढ़वाते हैं। पढ़वाना, खिलवाना, कुदवाना, है ना, चलाना, ये सब क्या है, चलना से चलाना। तो जब ऐसे शब्द होते हैं जो प्रेरणा वाले होते हैं उनको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रेरणार्थक क्रिया, अगर यहाँ पे गिरना से गिराना हो गया होता, बोलना से बुलवाना हो गया होता, सुनना से सुनाना, कहना से कहलवाना, तो सुनना से सुनाना शब्द है, यही हमारा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जहाँ पे जो है कर्ता वो किसी और से कार्य को प्रेरणा दे करने के लिए। सुनाना, बुलवाना, बुलवाना, गिरवाना या कहलवाना, तो ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हो जाती हैं। इसलिए छठे का सही उत्तर सी हो जाएगा। अब देखिए आपका अगला प्रश्न आ गया काल से। सब जो व्याकरण की नियम है, क्योंकि क्रिया का समय होता है, समय काम करने का, यहाँ पूछा गया है काल। काल का मतलब किस समय में, और पूछा गया कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में काल क्या है। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, हमने प्रश्न सॉल्व किया है, हमने प्रश्न संख्या 5 सॉल्व की है मतलब इस समय की बात है। और कार्य क्या हो गया है, पूर्ण हो गया है। का पढ़ता है, अगर लिखा होता कि लड़का पुस्तक पढ़ता है तो सामान्य वर्तमान काल होता। लड़के ने पुस्तक पढ़ी तो ये जो आसन्न भूतकाल होता, लेकिन क्या लिखा है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। अब यहाँ पे पढ़ी है शब्द का प्रयोग हो गया, तो ये पूर्ण वर्तमान को दिखाएगा, सामान्य वर्तमान को नहीं, या संदिग्ध वर्तमान को नहीं, या संभाव्य वर्तमान को नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या है, जो कार्य है वो वर्तमान के पूर्ण की बात कर रहा है। जैसे हमने प्रश्न सॉल्व किया है तो वर्तमान में पूर्ण हुआ। अगर हम कहते प्रश्न सॉल्व करते हैं तो सामान्य वर्तमान काल होता। अगर हम कहते कि वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा हो, तो ये क्या हो गया, संभाव्य। पढ़ा हो, है ना, पढ़ेगा, इस तरह के होते हैं जब वर्तमान के होने न होने। वर्षा हो रही होगी, वर्षा हो रही होगी, तो संभावना है ना। वर्षा हो गई हो तो ये आपके संदिग्ध में है। तो हमारा क्या है, पुस्तक पढ़ी है, तो पढ़ा है ये पूर्ण वर्तमान में आएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या है, वाक्य का काल पूर्ण वर्तमान काल है। हर बार आपसे कहती हूँ 3 काल, भूतकाल के भेद, वर्तमान के भेद और भविष्य के भेद याद रखने हैं। जब हम बात करते हैं आपके भूतकाल की तो 6 भेद, वर्तमान के 5 भेद और भविष्य के 3 भेद, ये आपको हमेशा याद रखने हैं और आपके प्रश्न का उत्तर कभी गलत नहीं होगा। चलिए अगला 8वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। अब यहाँ पे आश्चर्य शब्द होता है जिसको हम तद्भव में कहते हैं अचरज, उसको बहुत अचरज हुआ तो ये देशज हो जाता, उसका तद्भव हो जाता है। यहाँ पे आश्चर्य शब्द क्या है, तत्सम, और उसका तद्भव है आपका अचरज। ठीक है ना, तो हमारा सही उत्तर क्या है, ए, 8वें का अचरज शब्द हो जाएगा। 10वां शब्द है शीत का विलोम होगा। शीत शब्द का विलोम क्या होगा, तो आप जानते हैं शीत का मतलब ठंडा, तो ठंडे का अर्थ होता है गर्म, तो शीत पूछा गया है, तत्सम शब्द है, तो तत्सम वाले ही उत्तर को हम लेंगे। तो शीत का अर्थ है ठंड, तो ठंड स्वयं यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे कृष्ण नहीं होगा, ठंड नहीं होगा, गीत नहीं होगा, बल्कि उष्ण। आपने शब्द सुना होगा ना, शीतोष्ण शब्द होता है। कौन शब्द होता है, शीतोष्ण। और ये जब द्वंद्व समास की हम बात करते हैं, शीत और उष्ण, यहाँ पे 2 शब्द जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि हमारा सही उत्तर है शीत शब्द के साथ हम प्रयोग करेंगे, तो प्रयोग हमारा होगा शीत का उष्ण,
क्योंकि हम कई सारे द्वंद्व समास में विलोम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो बच्चे हमें देख रहे हैं प्रश्नों का उत्तर देते रहें, इससे आपकी तैयारी होती रहेगी बच्चों। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 देखिए। लिखा है कर का अर्थ नहीं होता। कर मतलब एक तो हम लेते हैं टैक्स, वो भी कर होता है, आय कर, गृह कर, जल कर, आपने सुना है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या वह शब्द है। तो यहाँ देखिए आपके पास शब्द यहाँ पे टैक्स मौजूद है। कर का मतलब हाथ होता है, हस्त होता है, ये भी है। कर और सूर्य और किरण, अब दो शब्द हैं। तो आप जानते हैं दिनकर है ना, दिवाकर। अब यहाँ पे है किरण, तो क्या सूर्य के लिए दिनकर दिवाकर कहते हैं? तो क्या कर के लिए सूर्य होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो दिन और रात करने की बात होती है, तो उसको करने वाले। तो यहाँ पे कर क्या है? किरण, हाथ, टैक्स, लेकिन कर का अर्थ सूर्य नहीं होता। दिवाकर दिन का जो शब्द प्रयोग होते हैं, डी और ए। किसने लिखा है? कोमल चौधरी ने डी और ए। बिल्कुल बेटा, ए उत्तर सही है, डी उत्तर सही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? आपसे प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए, कठिनाई से मिलना मतलब जिसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो, कठिनाई से मिले। तो दुर्गम, जहाँ पे चलना मुश्किल हो, जहाँ पे गमन, दुर्गम, दुर्गम का मतलब दुर्गम्य, जहाँ जाया न जा सके तो दुर्गम होता है। अगम, जहाँ पे न पहुँचा जाए, जहाँ पे जाने लायक ही ना हो, अगम में होता है। दुर्लभ और सुलभ, सुलभ का मतलब जो बहुत आसानी से प्राप्त हो जाए, वो सुलभ। आपके लिए नौकरी पाना बहुत सुलभ है, सिर्फ पढ़ना है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दुर्लभ है तो ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। आपके लिए कठिनाई से मिलने वाला दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ का मतलब जो बहुत कठिनाई से मिले। तो अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो दुर्लभ हो सकता है, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे तो सुलभ है हमारे लिए नौकरी प्राप्त करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 11 का बी। बिल्कुल सूरज ने सही उत्तर दिया है, बहुत खूब बेटा। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है। अनिल अनल का सही अर्थ बताने वाले युग्म बताइए। जब भी शब्द युग्म के शब्द होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जिन शब्दों का जिसके साथ आया है, जैसे अनिल शब्द आया है, तो जब हम बात करेंगे शब्द युग्म की तो पहले अनिल का अर्थ होगा, उसके बाद अनल का अर्थ होगा। तो अब आपको देखना है, अनिल का अर्थ होता है हवा और अनल का अर्थ होता है आग। अब हमें देखना है क्या ये शब्द आए हैं या इसके पर्याय के शब्द आए हैं। तो आप देखिए, अब आया है वायु और अभी, तो ये उत्तर नहीं होगा। फिर है अग्नि और वायु, ये भी नहीं होगा, क्योंकि पहले वायु है, पहले हवा है। फिर है हवा और पानी, आग और पानी, कहाँ पे है? अग्नि और वायु, अनिल और अनल। ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया है, एक मिनट। अनिल है, पहले अग्नि है बेटा ना। अनिल का मतलब आग होता है और अनल का मतलब नहीं, वायु और अग्नि। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अनल का अर्थ होता है हवा। एक मिनट, एक मिनट, इसका सही उत्तर होगा, चूंकि अनिल है और अनल है, तो यहाँ पे अनल का अर्थ होता है अग्नि और अनिल का अर्थ होता है वायु। तो देखते हैं कौन सा है, अनिल और अनल। ओके, ये अभी लिखा है, तो ये वायु और ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आग पानी नहीं, अग्नि और वायु सही उत्तर हो जाएगा। किसने दिया है? डी, बी, नैन्सी। बिल्कुल बेटा, इसका बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। हमेशा देखना है कि अनल, अनिल और अनल, यहाँ पे दोनों शब्दों के अनल का अर्थ होता है अग्नि, अनल और अनल का अर्थ होता है वायु। तो हमें इन दोनों शब्दों के सीधे ही अर्थ देखने होंगे, तो उत्तर हमारा सही होगा। चलिए अब आगे है उपसर्ग के शब्द। उपसर्ग कहाँ होते हैं? पहले होते हैं। जब भी हम उपसर्गों को निकालेंगे तो मूल शब्द देखेंगे, पराजय लिखा है, जय शब्द में क्या लगा है जिससे वो पराजय बन जाएगा? जैसे आप ऐसे लिखोगे आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। तो क्या है ये? पराधन जय, तो होता है पराजय। परा क्या है? परा शब्द होता है आपका उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्गों में से परा को हम रखते हैं। तो आपका परा और जय, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि यहाँ पे परा उपसर्ग लगाया गया है। आपके सही उत्तर को आप लिख देंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
लिखावट में प्रत्यय है, यहाँ भी वही करना है, प्रत्यय बाद का होता है। तो पहला धातु क्या है आपका, देखिए यहाँ पे पहला शब्द क्या है, हम लिख लेंगे लिख, लिख है। अब लिख में लगाते हैं ना, तो लिखना क्रिया हो जाती है। अब लिखावट की बात है, लिखावट का मतलब भाववाचक संज्ञा हो गई यहाँ पे, तो लिख में आवट लग गया, क्या लग गया, आवट, तो क्या हो गया, लिखावट। तो क्या है ऑप्शन आपका, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखें कितने बच्चों ने दिया है, बिल्कुल कोमल और नैन्सी ने सही उत्तर दिया है। चलिए जितने बच्चे हमसे जुड़े हैं, आकाश, कोमल, नैन्सी। चलो बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला क्या है, 15वां प्रश्न, जल्दी से आते हैं। महोत्सव का संधि विच्छेद। जब मैं क्लास लेती हूँ तो हर बार बताती हूँ कि संधियों में स्वर संधि को याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि आपके 11 स्वरों पे ही चलती है। आ, ई, उ और री होगा तो वहाँ पे दीर्घ संधि की हम बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ओ दिख रहा है आपको, और मैंने हर बार कहा जहाँ पे ये मात्रा और ये मात्रा दिखाई दे वो गुण संधि होती है। यहाँ पे आपको संधि नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है संधि विच्छेद क्या सही होगा। लेकिन अगर हम नियम ध्यान रखते हैं तो संधि विच्छेद कभी गलत नहीं होता है। अब यहाँ देखिए महोधन उत्सव, तो महो उत्सव में आप देखो अगर ये सही मानते आप तो ये ऊ कहाँ जाता, तो ये उत्तर सही नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जो ओ की ध्वनि है वो किससे बनी है, अ धन उ, ये क्या बन जाता है, ओ, ह्रस्व या दीर्घ। तो महाधन उत्सव होगा तो वो ओ बन जाता है, कौन सा, अ और उ बन के। तो आपका सही उत्तर क्या है, बी उत्तर सही हो जाएगा। बिल्कुल बेटा आप लोग एकदम सही उत्तर दिया हुआ है, और ये अच्छी बात है कि आप लोग सही उत्तर देख रहे हैं। और याद रखना है कि अगर हमें संधि के नियम आते हैं तो कभी भी ए हो, ओ हो, ए हो, अ हो, या हो, व हो, र हो, कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि हमें पता होगा एग्जैक्टली कि कौन सा बदलाव वर्णों में कहाँ हो रहा है। चलिए, मैंने घर जाना था, ठीक है ना, ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं। बहुत से बार हम गलत अपने पदक्रम का उच्चारण करते हैं, लेकिन व्याकरण में हमें वही ध्यान रखना होता है। यहाँ पूछा गया है कि इसमें अशुद्ध क्या है, मैंने घर जाना था। तो आप लोग क्या, जैसे आपको पढ़ना हो, आप कहते मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ना है, यहाँ मैंने लिखा है, मैंने यह काम किया। अगर इस तरह के शब्द होते हैं तो यहाँ मैंने का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कारक चिन्ह ही गलत लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे कौन सा होगा। विपिन ने दिया है, कोमल ने उत्तर दिया है ए। बिल्कुल बेटा, यहाँ पे क्या होगा, मुझे घर जाना था, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मुझे या मतलब मुझको, तो यहाँ पे मुझको या मुझे, तो ये स्वयं कर्ता के लिए प्रयोग हो रहा है। किसको जाना है, तो मुझको जाना है, कर्ता स्वयं कह रहा है। यहाँ पे सही कर्म का लगा दिया है, जबकि कर्म वाला कारक प्रयोग नहीं होगा। तो आपका सही उत्तर क्या है, मैंने, यहाँ पे अशुद्ध अंश है, यहाँ मुझे होना चाहिए था। बिल्कुल सारे बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 17 को देख, देशभक्ति में समास है। देशभक्ति, किसकी भक्ति, देश की भक्ति। तो जहाँ पे कारक चिन्हों का प्रयोग होता है वहाँ कौन सा समास होता है। कई बार आपको बताया कि जहाँ भी जिन शब्दों में प्रयोग होगा कारक चिन्हों का वो तत्पुरुष समास होते हैं। तो जब हमने देशभक्ति देखा तो देश की भक्ति हुआ, तो देश की भक्ति में तत्पुरुष समास हो जाएगा। बिल्कुल नैन्सी ने, विपिन ने, कोमल ने, आकाश ने, सबका उत्तर सही आया हुआ है। इसका सही उत्तर है तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पे देश की भक्ति है, तो वहाँ पे आपका पुरुष जो है, जो कारक चिन्ह है वो की का प्रयोग किया गया है। चलिए, गोली चलाई जाती है, गोली चलाई जाती है में कौन सा वाच्य है। वाच्य के प्रश्नों में क्या ध्यान रखना होता है, जहाँ पे कर्ता प्रमुख होता है, कर्तृवाच्य, जहाँ कर्म की मौजूदगी होती है, कर्म किया जाता है, वो क्या होगा, कर्मवाच्य। जहाँ भाव की प्रधानता होती है वहाँ पे भाववाच्य होता है। अब इसका उत्तर बताइए क्या होगा। गोली चलाई जाती है, किसके द्वारा चलाई जाएगी, गोली चलाई जाती है। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, मैं वेट कर रही हूँ। जो बच्चे देख रहे हैं, आप लोग बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही से सही इसका उत्तर देंगे। चलिए, नैन्सी ने दिया है बी, विपिन ने बी, नैन्सी ने ए लिखा है कर्तृवाच्य, ओके। आकाश ने लिखा है ए, और ट्राई करिए आप लोग एक बार, दो ही ऑप्शन होंगे,
ऑप्शन नहीं उत्तर दे रहे हैं तब भी वो गलत में ही आएगा, उत्तर दे देंगे तो दो चीज़ें होंगी, या तो गलत या तो सही। सही होगा तो बहुत अच्छा, गलत होगा तो सही हो जाएगा। तो कोई ऑप्शन नहीं है, आप उसका उत्तर दे सकते हैं जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। कोमल ने लिखा है ए, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्यों बेटा? गोली चलाई जाती है ना? तो गोली चलाई जाती है जो शब्द है उसमें गोली कौन चला रहा है? अच्छा, विपिन ने चेंज कर दिया, कर्मवाच्य बेटा। ओके, कर्मवाच्य। और कोई चेंज करेगा अभी? क्या चलाई जाती है? गोली। किसके द्वारा चलाई जाती है इसकी बात नहीं की गई है, गोली चलाई जाती है। अभी आपको हिंट मिल रहा होगा, किसके द्वारा? मैंने गोली चलाई, गोली चलाई जाती है, गोली चलाई गई, गोली चलाने का मन नहीं करता। ये सारे वाक्य जो बदलेंगे उसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? गोली चलाई जाती है। चलने वाला काम किससे हो रहा है? किसकी बात की जा रही है? कर्म की। कर्म क्या है? गोली चलाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज नहीं, चेंज नहीं वही है। अच्छा विपिन मैम, ओके बेटा, क्या चेंज नहीं किया है? बी, गुड, ओके मैम। तो क्या उत्तर हो जाएगा? यहाँ पे कौन चला रहा है? यहाँ पे कर्ता की मौजूदगी नहीं है बल्कि कर्म की मौजूदगी है। तो यहाँ पे वाच्य है आपका कर्मवाच्य। जिन बच्चों ने बी का उत्तर दिया है बिल्कुल सही है। चलो आगे आते हैं हम। प्रश्न संख्या, कभी भी अपने प्रश्न को जब अगर आपको उत्तर पता है तो चेंज मत करिए। चलिए बेटा आप देखते हैं 19वां प्रश्न है। जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से 19वें प्रश्न पे देखिए। लिखा है निम्नलिखित में से अव्यय है। अव्यय का मतलब अभिकारी शब्द, अव्यय का मतलब जो व्यय ना हो, अव्यय का मतलब क्रिया विशेष, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या फिर विस्मयादि बोधक शब्द। और वे शब्द क्या करते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण के रूप को बदलने के लिए, उद्बुद्ध करने के लिए काम करते हैं। विपिन ने उत्तर दिया है 19 का डी, गुड। चलिए बिल्कुल बेटा, प्राचीन, मोटा, गरीब। अब प्राचीन और जो गरीब है ये संज्ञा शब्द है, मोटा शब्द विशेषण है, और शब्द क्या है? ये आपका अव्यय शब्द है जो हमेशा और के रूप में ही प्रयोग होता है। ये शब्द बदलता नहीं है, इसका प्रयोग बदलता है लेकिन इस शब्द के रूप नहीं बदलते हैं। चलिए ओके बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है कि हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा होगा। आपके समक्ष जो चिन्ह दिए हुए हैं, कौन से? 4 चिन्ह दिए हुए हैं। उसमें से एक में एक पाई खींच करके नीचे बिंदी रखी हुई है, एक में आप देख रहे हो कि एक में बिंदु लगाया गया है, एक में खड़ी पाई खींची गई है और एक में ये चिन्ह बनाया गया है। आपसे पूछा गया है कौन सा उत्तर होगा? डी, ओके। पूर्ण विराम बेटा पूछा गया है। पूर्ण विराम का जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं, जैसे मैं जाता हूं, तो आप क्या करते हो? ये लिख के ये खींचते हो ना, तो ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। हम क्या करते हैं? पूर्ण विराम। आपसे क्या पूछा गया है? किसमें से पूर्ण विराम कौन सा है? तो ये आपका क्या है? सी वाला उत्तर सही है। लेकिन देखिए ए वाला जो है ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। ये आपका क्या है? जहाँ पे डॉट लगा देते हैं वहाँ पे क्या है? पूर्ण शब्द क्या है? आधे शब्द लिखे हुए हैं, पूरा शब्द नहीं लिखा हुआ है। उद्बोधक होते हैं, उद्धरण होता है। यहाँ पे है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हुआ है। तो आपका सही उत्तर है इसमें सी वाला ऑप्शन। चलिए 21वें प्रश्न पे आते हैं कि दूध का धुला होना। कहते हैं ना कि तुम बहुत दूध के धुले नहीं हो, या उसकी ईमानदारी ऐसी है कि उसे हम दूध का धुला कह सकते हैं। तो आप जानते हैं मुहावरे जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? अभिधा में नहीं बल्कि लक्षणा की बात करते हैं, जो रूढ़ियों के अर्थ को न देते हैं। तो यहाँ पे क्या है? दूध का धुला होना, तो निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना या चोरी करना। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? निर्दोष होना। दूध का धुला मतलब आप जानते हैं दूध यहाँ पे जो सिंबॉलिक सांकेतिक है कि स्वच्छ है ना, श्वेत शब्द, श्वेत है वहाँ पे, साफ है, एकदम सफ़ेद है। तो यहाँ पे बिना दोष का, जो एकदम उज्जवल हो, दोष रहित हो। तो दूध का धुला होना मुहावरे का प्रयोग हमेशा निर्दोषपन को दिखाने के लिए होता है। अगला प्रश्न है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये क्या है? लोकोक्ति है। लोकोक्ति और मुहावरे का अंतर क्या है? लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है और मुहावरा वाक्य के द्वारा प्रयोग किया जाता है, पूर्ण वाक्य नहीं होता है। शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे इसका शब्द का अर्थ ये नहीं होगा।
शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, यहाँ पे इससे मतलब नहीं है। बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बिल्कुल नहीं। बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। अब यहाँ पे चारों को मैंने कट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे लाठी शक्ति दिखाती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर मेरे हाथ में ये कलम है तो इस बोर्ड के साथ मैं काम कर रही हूँ, आपके हाथ में होता तो आप क्या होते, आप इस शक्ति को प्रदर्शित कर पाते। तो यहाँ पे हमेशा स्पष्ट है कि जिसके पास सामर्थ्य होती है वही उस काम को लीड कर रहा होता है। यहाँ क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में जो शक्ति है वो अपना कार्य कर लेता है। तो यहाँ पे क्या है, शक्ति संपन्न आदमी, जिसके पास संपन्नता है वो उस चीज को आगे बढ़ा लेता है। तो आपका सही उत्तर 22 का बी हो जाएगा। इसके बाद है वीर रस का अस्थाई भाव। आप जानते हैं रस 9, अस्थाई भाव 9, रस के अंग 4। और यहाँ पूछा गया आपसे कि वीर रस का अस्थाई भाव, वीरता में क्या होता है, व्यक्ति उत्साहित होता है। उत्साहित होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्रोध नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा। आप जानते हो क्रोध किसका है, रौद्र रस का। विस्मय अनुभव अद्भुत का है, भयानक का भय है, और वीर रस का उत्साह स्थायी भाव होता है। तो आपके सही उत्तर हैं 23 का डी। बिल्कुल बेटा, कोमल और विपिन और नैन्सी एकदम सही उत्तर दिया आप लोगों ने। फिर पूछा गया कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। जब मात्राओं की गणना करते हैं तो उसको हम मात्रिक कहते हैं, जहां वर्णों की गणना करते हैं उनको हम वर्णिक कहते हैं। अब यहाँ पूछा गया है दोहा 4 चरण, मात्राएं सब मात्रिक नहीं अर्ध मात्रिक होती, अर्ध सममात्रिक होती हैं, आधे आधे बराबर होते हैं 4 चरणों में। तो प्रथम और तृतीय पद, दूसरा और चौथा पद बराबर होते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया कितनी मात्राएं होती हैं प्रथम चरण में। आप जानते हो जैसे अगर मान लो याद ना हो तो दोहा तो बहुत से बच्चों को याद होगा। तो दोहे का कोई एक लाइन कि माला फेरत जुग गया, एक लाइन लिखिए, मात्रा गिनिए, 13 मात्राएं आएंगी, आपका सही रहेगा। 13 11, 13 11 इन मात्राओं का रूप होता है। तो कोमल ने सही उत्तर दिया है, आपका सही उत्तर है सी। बिल्कुल बच्चों, क्योंकि जैसे मान लो माला फेरत जुग गया, आप लिखोगे तो 13 मात्राएं, गया न मन का फेर 11 मात्राएं, इसका उल्टा सोरठा होता है। मात्राओं को गिनो, कभी भी आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। आप जानते हैं अलंकार 2 होते हैं, जहां अर्थ के आधार पे निकालते हैं और शब्द के आधार पे। अर्थालंकार में आप जानते हो उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक की हम बात करते हैं, रूपक की बात करते हैं। यमक अलंकार शब्दालंकार का है। आपका यमक हो गया, आपका श्लेष हो गया और अनुप्रास हो गया। तो यहाँ पे यमक लिखा हुआ है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यमक अलंकार। कितने बच्चों ने से उत्तर दिया है? बेटा कौन सा उत्तर दे रहे हो आप लोग? 25 का ए नहीं, 25 का डी होगा। चलिए 25वें प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं जल्दी जल्दी, समय से पहले। तालव्य ध्वनि है ट, प, श और क। क कंठ्य है, ट आपका मूर्धन्य है, प ओष्ठ्य है। बचा आपका श। श 3 जो होते हैं, एक दंत होता है, एक दंत है, ये दंत है, ये मूर्धन्य है और ये श है। हमेशा याद रखिए, कभी भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या है? सी, आपका दंत है श। श दंत ध्वनि है। कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष और सघोष में आपको पता है, जब भी हम निकालते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, घरघराहट होगी तो सघोष अघोष का अंतर हम पहचानते हैं, हमेशा आपको बताया मैंने आपको। तो क, घ, ग, घ, ज, तो कौन सा अघोष है? तो आप जानते हो ग कौन सा है? तीसरा। क, ख, ग, घ। अब जल्दी से उत्तर दीजिए इसका, क्योंकि मैंने इसको कई बार से ज, च, छ, ज, कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा? ए, सी। अच्छा घ। अघोष पूछा गया है बेटा, सघोष नहीं। पहला और दूसरा घोष, उसके बाद देखिए किसने दिया? सी। कौन सा अघोष है? किसका किसका उत्तर है? सी। पहला 27 का ए, क, ख, फिर है ग, घ। अब कंफ्यूज मत करिएगा। ए, अच्छा अब जगदीश का आया, ओके, विपिन का आया, विपिन जी का, जगदीश
नहीं, जय सिंह। जल्दी बताइए। अच्छा चलिए आप लोग उत्तर में लिखिए, कई बार मैं बता चुकी हूँ। अल्प प्राण महाप्राण कौन कौन से होते हैं और घोष अघोष कौन से होते हैं? सबने ए सी और डी कई सारे उत्तर आए हैं। चलिए बेटा, सही उत्तर आपका ए है, बिल्कुल। जितने लोगों ने ए लगाया है वो आपका अघोष ध्वनि है। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा स्त्रीलिंग है? उपहार, ग्रंथ, मस्तक, रचना। जल्दी से वाक्य में प्रयोग करिए और बताएंगे कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है इसमें। ग्रंथ की रचना, रचनाकार, मस्तक, कौन सा शब्द इसमें सही होगा? जल्दी से। प्रश्न है 28 28 28 28 का सही उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 24 का महाप्राण, 24 अल्प प्राण। बेटा इसका उत्तर दीजिए। स्त्रीलिंग शब्द जल्दी से वाक्य में प्रयोग करिए। उपहार दिया जाता है, उपहार दी नहीं जाती है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। ओके। ग्रंथ की रचना की जाती है, मस्तक ऊंचा रखते हैं, रचना है। यहाँ पे कौन सा शब्द सही होगा? आप जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। डी। इसकी रचना किसने की है? ओके। इस ग्रंथ की रचना किसने की है? रचना किसने की है? रचना शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। रचना लड़कियों के नाम भी होते हैं, तो आपको सही उत्तर मालूम है इसका, रचना शब्द हो जाएगा। जल्दी से पढ़ते हैं हम लोग अपना ये कि भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम कुछ विशेष नहीं कर पाए। वह क्षेत्र है खेल का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक ओर सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी। खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, या कुछ प्रतिभागिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी रहा हो, खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंह तोड़ जवाब देने वाले जीवट का। अब देखिए इस पूरे गद्य में बात की गई है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है काबिल। हम संकल्प शक्ति के साथ, चाहे वो सरकारी नीतियाँ रही हो, चाहे स्वयं की संकल्प शक्ति रही हो, हम खेल में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। देखते हैं प्रश्न कौन कौन सा है। करें कि खेल में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए, क्योंकि वहाँ क्या है? आपसी गुटबंदी, खिलाड़ियों की अपेक्षा, दोषपूर्ण नीतियाँ। आप जानते हो ये हमारे यहाँ है। इन तीनों की बात लेखक ने कहा कि हमारे यहाँ है इसलिए हम पीछे हैं। जबकि जो आगे हो गए, खेलों का राष्ट्रीय सम्मान, वो आगे क्यों गए? क्योंकि उनके यहाँ उस चीज़ का सम्मान है, तो वो वहाँ के लोग आगे बढ़ गए हैं। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, गद्य का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है स्वतंत्रता प्राप्ति, खेलों का गिरता स्तर, ओलंपिक पदक, राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। आपने देखा कि बीच में हॉकी की बात की गई, उसके गिरते हुए स्तर की बात की गई, हम जीत नहीं पाते हैं इसकी बात की गई। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा खेलों का गिरता स्तर। यहाँ पे बाकी और सारे शीर्षक सही नहीं है। तो आपका सही उत्तर क्या है? खेलों का गिरता स्तर, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा गया कि खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। जो खेलों का स्तर गिर रहा है उसका कौन सा इसमें कारण नहीं है पूछा गया है। तो अब यही प्रश्न पहले था, वही विकल्प यहाँ पे हैं। ये तीनों कारण हैं, लेकिन कारण कौन सा नहीं है? खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान अगर होता तो वो कारण नहीं बनता। तो हमारा यहाँ भी ऑप्शन क्या होगा? बी। बेटा बी कैसे होगा? संघों, खेलों के गिरते स्तर का कारण आप जानते हैं कारण नहीं है। अगर स्तर गिर रहा है क्योंकि खेलों का राष्ट्रीय सम्मान नहीं है इसलिए गिर रहा है, तो हमारा 31वें प्रश्न का भी सही उत्तर डी हो जाएगा। करें खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है खिलाड़ियों को सुविधा देने का। अगर आप खिलाड़ियों को सुविधा देंगे तो वो सकारात्मक होगा, तो ये उत्तर नहीं है।
अभ्यास करने से हम सकारात्मक आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ियों को सम्मान देने से आगे बढ़ेंगे, आपसी गुटबंदी होगी तब जब सब कुछ निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 32वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सी हो जाएगा, आपसी गुटबंदी होने से। फिर पूछा गया है गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि। तो गद्यांश के अनुसार इसमें कहा गया कि अपने देश में लोगों ने सब कुछ पे ध्यान दिया, किस पे ध्यान नहीं दिया? खेलों पे ध्यान नहीं दिया, उदासीनता रही, इसीलिए खेलों में ओलंपिक हमें अभी तक नहीं मिला है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी 33वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर पूछा गया है कामायनी के रचनाकार, सबको पता है छायावाद के 4 स्तंभ थे, निराला प्रसाद पंत और महादेवी वर्मा। और यहाँ पे पूछा गया कामायनी का आप बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है आधुनिक काल का, और उसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। तो हमारे 34वें प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए, फिर पूछा गया है गोदान। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं जो आपने इंटर तक की अपनी किताबों में पढ़ा हुआ है। पूछा गया है गोदान, तो गोदान किसने लिखा है? उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी ने। उनके और जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उसमें आप जानते हो कर्मभूमि बहुत प्रसिद्ध है, उसमें निर्मला बहुत प्रसिद्ध है, रंगभूमि बहुत प्रसिद्ध है। तो उसमें आप जब देखोगे तो इनके नाम आ जाते हैं, यशपाल जी का, भीष्म साहनी जी का आप जानते हो तमस बहुत प्रसिद्ध है, इनके अमरकांत जी का पाजेब बहुत प्रसिद्ध है, और यशपाल जी का जो किताब तेरे मेरी उसकी बात। तो ये सब बहुत सी किताबें हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं और एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? ये सारे बच्चों को इसका उत्तर आता होगा। बीजक भक्तिकाल के प्रसिद्ध ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि जो हमारे ज्ञान के धार पे निर्गुण संत की उपासना करते थे, कबीर दास जी, जो दोनों संप्रदायों को एक मानते थे, उन्होंने अपने दोहे कहे थे, पद कहे थे, उसी को संकलित किया था उनके शिष्य धर्मदास ने। उन्होंने संकलित किया था उनकी बोली हुई रचनाओं को, जिसको हम बीजक कहते हैं। साखी, सबद, रमैनी 3 उसके भाग हैं। तो बीजक पूछा गया है तो आपका उत्तर ए हो जाएगा। यहाँ पे इनका उत्तर कबीर दास जी हैं। आप जानते हैं कबीर की बीजक, सूरदास की सूरसागर, तुलसीदास की आप रामचरितमानस और जायसी की पद्मावत, ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती है। 37वां प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए, अगला है अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भीष्म साहनी। अंधेर नगरी, जिसमें जब हम स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ रहे थे, बहुत सी कोशिशें कर रहे थे, उस समय हमारे सामने एक ऐसे रचनाकार आते हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा देश के लोगों को उद्बुद्ध करने का प्रयास किया। उसमें से अंधेर नगरी चौपट राजा जो एक नाटक था, जो एकांकी थी, उसको लिखने वाले हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जिनके भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध को आप सबने पढ़ा है इंटर में। जब आपने उसमें पढ़ा है तो उसमें आपने देखा है कि उसमें उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी 37वें का सी उत्तर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हमारे प्रश्न थे पिछली परीक्षाओं में आए हुए। आपने देखा कितने आसान प्रश्न थे। आधार क्या है कि आपको संधि तैयार करनी है, आपको समास तैयार करना है, आपको उपसर्ग, प्रत्यय और आपको खास करके विकारी शब्दों का प्रयोग। विकारी शब्दों में आपको ज़्यादातर विशेषण क्या है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, इसकी जानकारी रखनी है। तो आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ते रहेंगे, सजग रहेंगे, जिससे आने वाली परीक्षा आपकी बहुत बेहतर हो। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो भी आपको पाठ्य के लिए, जो पढ़ने के लिए सामग्री चाहिए, जो आपकी अपनी उलझने हैं, संशय हैं, उसको आप इनबॉक्स में दे सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे गैलेक्सी क्लासेस से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, और साथ ही साथ आपके ऊपर आपकी वर्दी पक्की हो, ये उद्देश्य हमारा है। ये तभी फलीभूत होगा जब आप हमारे साथ मिलकर ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे क्लासेस से। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।